हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका न्यू लाइन क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। तो पिछले पार्ट में हमने पढ़ा था द लास्ट लेसन चैप्टर की शुरुआत की थी, यानी अल्फोंस डोडेट के द्वारा लिखी गई एक स्टोरी जिसमें 1871 में जब फ्रांस और जर्मनी के बीच में वॉर हुआ था, जिसमें जर्मनी के द्वारा फ्रांस को हरा दिया था और जर्मनी का जो सेना का नेतृत्व था वो बिस्मार्क ने किया था। उस वॉर में फ्रांस है वो हार गया था और जर्मनी के द्वारा फ्रांस के दो क्षेत्र एल्सेक और लॉरेन के ऊपर कब्जा कर लिया था। तब वहां पे चलने वाली शिक्षा, वहां पे चलने वाली स्कूल और जो मातृभाषा के ऊपर, उनकी संस्कृति के ऊपर कौन कौन से प्रभाव पड़े थे और वहां के लोगों का कितना अपनी मातृभाषा के प्रति, अपनी संस्कृति के प्रति जुड़ाव था, ये सब हम इसमें पढ़ रहे थे। और इस कहानी के कैरेक्टर्स थे, फ्रेंच नाम का लड़का है जो एक स्कूल बॉय है और उनके टीचर का नाम पड़ा था एम हेमल, और कुछ है विलेजर्स है जो इस कहानी के मुख्य जो कैरेक्टर्स है। तो फ्रेंच है स्कूल जाने में देरी से पहुंचता है क्योंकि एम हेमल है जो उनको पार्टिसिपल्स के रूल याद करने के लिए कहा था, वो रूल्स फ्रेंच को उसके एक भी शब्द याद नहीं थे, तो उसका स्कूल जाने का मन नहीं था। फिर उसके मन में विचार आया तो उन्होंने जल्दी से स्कूल गया। तो जब स्कूल गया तब उन्होंने देखा कि आज स्कूल का वातावरण बिल्कुल एकदम चेंज था, यानी जैसे पहले होता है, यानी सामान्यतः कोई स्कूल शुरू होती है तो वहां बहुत सारा शोरगुल चलता रहता है, बच्चे इधर उधर भागते हैं, लेकिन उस दिन पूरा स्कूल शांत था। एम हेमल एक विशेष प्रकार की पोशाक पहन के आए थे, जो कभी कोई इंस्पेक्शन या निरीक्षण होता है या कोई प्राइज सेरेमनी होती है तभी पहनते हैं, लेकिन उस दिन वो एक विशेष प्रकार की पोशाक पहन के आए थे। और उन्होंने कहा था कि भाई ये आज अपने फ्रेंच भाषा का अंतिम अध्याय है, लास्ट लेसन है, क्योंकि बर्लिन से जो है ऑर्डर है वो आगे है। कल से इस स्कूल में फ्रेंच की जगह जर्मन लैंग्वेज का है वो अध्ययन करवाया जाएगा और नए जो मास्टर है वो कल ही आने वाले हैं। तो आज ये आपका फ्रेंच भाषा का लास्ट अध्याय है, आपको इनको बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनना है, ऐसे उन्होंने कहा था। तो इनके आगे क्या हुआ था, लास्ट लेसन किस प्रकार बना, कौन कौन से परिवर्तन हुए लोगों के मन में, या लोगों की जो मातृभाषा है उनके प्रति कितना प्रेम था, वो अपन पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट देखो, जैसे ही एम हेमल ने कहा था ये आपकी फ्रेंच लैंग्वेज का लास्ट लेसन है जो आपको ध्यान से पढ़ना है, जैसे ही एम हेमल ने ऐसे कहा तब व्हाट ए थंडरक्लैप, व्हाट ए थंडरक्लैप दीज वर्ड्स, व्हाट ए थंडरक्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी। तो फ्रेंच कहता है ये जो शब्द थे, जो एम हेमल के जो वर्ड्स थे जिसमें उन्होंने कहा था ये आपका फ्रेंच का लास्ट लेसन है, तो ये शब्द, ये वर्ड्स मेरे लिए थंडर क्लैप की भांति लग रहे थे। थंडर क्लैप यानी जैसे बिजली का करंट हो, ऐसे लगा कि उसके शरीर में बिजली का करंट दौड़ रहा है, यानी थंडर क्लैप के समान ये एम हेमल के शब्द उनको लगे। Oh, the riches! That was what they had put up at to town hall. Oh, the riches, riches यानी अभागा, यानी हम कितने अभागे थे, हम कितने दुर्भाग्यशाली थे। That was what they had put up at the town hall. ये वही शब्द, ये वही न्यूज थी जो उस बुलेटिन बोर्ड पर लिखी हुई थी, टाउन हॉल के बुलेटिन बोर्ड पर लिखी हुई थी कि भाई आज से आपकी स्कूलों में जर्मन पढ़ाई जाएगी, फ्रेंच भाषा की जगह जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। यही वो समाचार था जो कहाँ पे लिखा हुआ था, उस टाउन हॉल के बुलेटिन बोर्ड में लिखा हुआ था। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, मेरा अंतिम जो फ्रेंच लेसन, वाई, क्यों, आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, मैं तो मुश्किल से अभी उसको जान पाया था कि लिखना कैसे है, यानी अभी तक मुझे तो लिखना भी नहीं आता है फ्रेंच लैंग्वेज में। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, क्या मैं अब और ज्यादा सीख नहीं पाऊंगा इस भाषा के बारे में।
आई मस्ट स्टॉप देयर, क्या मुझे जो मेरी लर्निंग है अभी से स्टॉप करनी पड़ेगी, बंद करनी पड़ेगी। देन तब, ओ हाउ सॉरी, यानी अब उसको रिग्रेट हो रहा है, दुख हो रहा है। आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन, यानी अब उसको ये दुख हो रहा है कि मैंने अपना लेसन याद नहीं किया, लर्न नहीं किया। यानी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन, इसलिए उनको दुख हो रहा है फ्रेंच को। फॉर सीकिंग बर्ड्स एग और गोइंग स्लाइडिंग ऑन दी सार, यानी मैंने अपने लेसन को याद करने की बजाय, फॉर सीकिंग, सीकिंग यानी होता है ढूंढना या उनके पीछे घूमना, यानी मैंने अपने लेसन याद करने की बजाय क्या किया था, सीकिंग यानी ढूंढता रहा, बर्ड्स यानी पक्षियों को, एग्स यानी अंडों को, और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, सार वहां की स्थानीय रिवर का नाम है, यानी मैं उस सार नदी के पास में स्लाइडिंग करता हुआ घूमता हुआ रहता था, अपने लेसन को याद नहीं किया, लेकिन आज अपना अंतिम अध्याय है तो इसलिए उनको अब दुख हो रहा है। That had seemed such a nuisance a while ago, यानी अब उनको, यानी that had seemed यानी ऐसा प्रतीत हो रहा है, a nuisance यानी बहुत ही खराब स्थिति, दयनीय स्थिति उनको लग रही है, यानी बकवास टाइप लग रहा है। while ago यानी जब, पूर्व में, माई बुक्स मेरी जो पुस्तकें हैं, मेरी जो बुक्स है, दैट हैड सीम्ड सच ए न्यूसेंस ए व्हाइल एगो, मेरी जो किताबें हैं वो पहले, यानी व्हाइल एगो पहले क्या लगती थी, न्यूसेंस यानी मुझे बेकार लगती थी, व्यर्थ लगती थी, सो हैवी टू कैरी यानी उसको ले जाने में मुझे क्या लगता था, भार लगता था। माई ग्रामर यानी मेरी जो व्याकरण की बुक है, ग्रामर की जो बुक है, एंड माई हिस्ट्री ऑफ सेंस और मेरी जो हिस्ट्री की बुक है जिसमें हिस्ट्री ऑफ सेंस यानी साधु संतों का इतिहास है, वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ दैट आई कुड नॉट गिव अप, यानी वास्तविक रूप से मेरी वो मित्र थी, यानी अब मुझे लगता है कि मेरी जो असली यानी पुरानी मित्र है वो किताबें ही थी, जो नाउ दैट आई कुड नॉट गिव अप, इनको अब मैं नहीं छोड़ सकता, गिव अप नहीं कर सकता, यानी वास्तविक रूप से असली यानी रियल में मेरी जो फ्रेंड्स थी वो किताबें ही थी, जिसको जो मुझे पहले बोझ लगती थी, लेकिन वास्तविक जो फ्रेंड है वही थी, अब इनको मैं गिव अप नहीं कर सकता। अब वो कहता है एम हेमल, यानी एम हेमल के बारे में, एंड एम हेमल टू और एम हेमल भी, यानी अब उनके टीचर के बारे में बता रहा है। द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, यानी जो विचार मेरे मन में आया था वो, दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, अब मैं उनको क्या कभी वापस दोबारा नहीं देख पाऊंगा। मैड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज, यानी मुझको उसके बारे में जो विचार आए थे वो सारे में वो विचार है वो फॉरगेट कर दिए, भूल गया। हिज रूलर यानी उसका जो रूलर था, उनका जो बिहेवियर था पहले का, एंड क्रैंकी ही वॉज, और जो उनका चिड़चिड़ापन था, यानी वो पहले यानी उनको चिड़चिड़ापन लगता था एम हिम्मल के बारे में, और एक बहुत ही निर्दयी टाइप के जो व्यक्ति उनको पहले लगते थे, वो सारी चीजें फ्रेंच है क्या है, वो सारी चीजें फॉरगेट कर दी, यानी सारी चीजें उनको भूल गया, यानी एम हेमल के बारे में जितने भी उनके जो पूर्व विचार थे वो। फिर स्पीकर कहता यानी फ्रेंच कहता है पुअर मैन, बेचारा व्यक्ति, यानी एम हेमल के बारे में बता रहा है, यानी पुअर मैन। It was in honor of this last lesson that he had put on his fine Sunday clothes, और इसके सम्मान में, किसके सम्मान में, यानी इस फ्रेंच भाषा के लास्ट लेसन के सम्मान में ही उन्होंने आज जो संडे यानी जो विशेष अवसर पे जो पोशाक पहनते हैं, इसीलिए ही आज उन्होंने ये संडे स्पेशल जो क्लॉथ्स है, कपड़े हैं, वो पहन रखे हैं। क्लॉथ्स यानी कपड़े, यानी
भाषा के सम्मान में, लास्ट लेसन के सम्मान में उन्होंने आज विशेष प्रकार की पोशाक पहनी है। And now I understood why the old men of the village were sitting there in the back of room। और अब वो कहता है अब मैं बिल्कुल पूरी तरीके से समझ चुका हूं कि जो पीछे के बेंच में जो लोग बैठे हैं वो क्यों आए हैं। It was because, यानी क्योंकि they were sorry, यानी उसको भी अफसोस हो रहा है, उन लोगों को भी अब दुख हो रहा है, to that कि they had not gone to school more, यानी वो पहले स्कूल नहीं गए थे, इसलिए अब उनको दुख हो रहा है क्योंकि उनको भी फ्रेंच भाषा नहीं आती है, इसलिए उनको अब दुख हो रहा है कि हम काश पहले स्कूल जाते। It was their way of thanking our master for his 40 years of faithful service and showing of their respect for the country that was there no more। यानी अब जो लोग हैं वो क्यों आए हैं, यानी इट वाज वे ऑफ थैंकिंग, यानी उनको धन्यवाद करने का तरीका है उन लोगों का, किसको, और मास्टर यानी हमारे अध्यापक का वो धन्यवाद करने आए हैं। क्यों? फॉर हिज 40 years सर्विस, 40 years फेथफुल सर्विस, यानी उनकी 40 साल की जो वफादार पूर्वक, समर्पण पूर्वक जो सेवा की है, उन्होंने स्कूल में अपना योगदान दिया है, उसके प्रति आभार प्रकट करने के लिए वो लोग आए हैं। एंड शोविंग देयर रेस्पेक्ट, और उनके प्रति अपना जो सम्मान है, रेस्पेक्ट है, आदर है, उसको दर्शाने के लिए, शोविंग यानी दर्शाने के लिए, फॉर द कंट्री यानी अपने देश के प्रति सम्मान दर्शाने के लिए आए हैं, दैट वाज देयर मोर, जो कि अब उनकी नहीं रही है, उस कंट्री के प्रति अपना सम्मान दर्शाने के लिए, अपना रेस्पेक्ट शो करने के लिए आए हैं, जो कंट्री अब उनकी नहीं रही है, बल्कि किसके हाथों में चली गई है, यानी जर्मनी के हाथों में चली गई है। While I was thinking of all this, यानी जब मैं इन सब चीजों के बारे में सोच रहा था, I heard my name called, मैंने सुना मेरा नाम है वो पुकारा गया, यानी मेरा नाम है बुलाया गया किसी के द्वारा, यानी किसके द्वारा, अब उनकी बारी आ गई थी, मिस्टर हेमल ने उनका नाम पुकारा कि भाई आप वो पार्टिसिपल्स के रूल बताओ, यानी बारी बारी से सबको पार्टिसिपल्स के रूल है वो पूछ रहे थे। अब मिस्टर फ्रेंच की बारी आई है तो उनको उनका नाम है वो पुकारा गया। आई वॉज माई टर्न टू रिसाइट, यानी अब मेरी बारी आई है, रिसाइट यानी दोहराने की या बोलने की, मेरी जो बारी आई है। What would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participle all through, very loud and clear and without one mistake। अब फ्रेंच कह रहा है what would I not have given to be able, यानी मैंने क्या कुछ नहीं दिया, यानी मैं अपना सब कुछ देने के लिए तैयार हूं, किसके लिए, टू से यानी बोलने के लिए, द ड्रेडफुल रूल फॉर द पार्टिसिपल, ड्रेडफुल यानी होता है भयानक, यानी उसको वो पार्टिसिपल्स के रूल अभी भी ड्रेडफुल रख रहे हैं, भयानक लग रहे हैं, क्योंकि उसको वो याद नहीं है। ड्रेडफुल रूल और पार्टिसिपल ऑल थ्रू, यानी सभी बोलने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया, यानी मैंने सब कुछ किया, ऑल थ्रू यानी पूरे के पूरे। वेरी लाउड एंड क्लियर, बहुत ही जोर से और क्लियर बोलने के लिए, एंड विदाउट वन मिस्टेक, बिना किसी मिस्टेक के बोलने के लिए मैंने बहुत कुछ किया, वो ऐसे कह रहा है। बट आई गॉट मिक्स्ड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड, यानी उन्होंने कहा मैं पूरे जोर से बोलने का प्रयास किया, बिना मिस्टेक बोलने का प्रयास किया, लेकिन आई गॉट मिक्स्ड अप यानी ऑन द फर्स्ट वर्ड, यानी जैसे ही मैंने शब्दों को बोलने का प्रयास किया, खड़ा होते ही मैंने वो पार्टिसिपल्स के रूल्स मिस्टर हेमल को सुनाने का प्रयास किया, तो सारे शब्द वो क्या हो गए थे, गड़बड़ा गए थे, मिक्सअप हो गए थे। एंड स्टूड देयर, और मैं वहां खड़ा रहा। होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, यानी मेरी जो डेस्क है उनको पकड़े हुए होल्डिंग करते हुए खड़ा रहा। माई हार्ट बीटिंग, मेरा जो हार्ट है वो एकदम क्या करने लग गया, धक धक करने लग गया।
एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और मेरी डेयरिंग यानी हिम्मत भी नहीं हुई कहां पे देखने की, यानी ऊपर देखने की मैंने हिम्मत तक नहीं की। आई हियर्ड एम हेमल से टू मी, मैंने सुना एम हेमल ने मुझे कहा, आई वॉन्ट स्कॉल्ड यू, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा, लिटिल फ्रेंड, यानी उन्होंने प्रेम से कहा कि आज मैं आपको नहीं डांटूंगा। स्कॉल्ड यानी क्या होता है, डांटना, यानी आज मैं आपको नहीं डांटूंगा। यू मस्ट फील बैड इनफ, यानी मैं तो नहीं डांटूंगा लेकिन आप खुद को बुरा लगना चाहिए, आप खुद को ये महसूस होना चाहिए कि भाई हाँ आपने फ्रेंच भाषा नहीं सीखी है। सी हाउ इट इज, देखो ये क्या है। एवरी डे वी हैव सेड टू आवर सेल्फ बहा, यानी प्रत्येक दिन, वो कहता है प्रत्येक दिन आप कहते थे बहा, यानी क्या होता है, यानी कर लेंगे, यानी उन्होंने हमेशा, यानी जब भी एम हेमल उनसे पूछते तो वो कहते रहते वी हैव सेड और सेल्फ, यानी आप अपने आप को ये कहते रहते बा, यानी पर्याप्त रूप से समय है, यानी रहने दो कभी याद कर लेंगे। आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, यानी मेरे पास प्रचुर मात्रा में समय है। आई विल लर्न इट टुमारो, मैं इसको कल याद कर लूंगा, यानी जब भी एम हेबल उनसे पार्टिसिपल्स या कोई भी फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में पूछते तो वो एक बार उनको टाल देते कि मेरे पास है पर्याप्त मात्रा में समय है, मैं इनको कल यानी याद कर लूंगा, हर बार कल का बहाना बनाते। एंड नाउ यू सी, और अब तुम देखो, वेयर वी हैव कम आउट, हम कहां आ गए। दैट्स द ग्रेट ट्रबल विथ एल्सेक, यानी ये आप अकेले की प्रॉब्लम नहीं है, ये पूरी जो ये ग्रेट ट्रबल यानी पूरी जो समस्या है पूरे एल्सेक के लोगों की समस्या है, यानी अपनी बात है वो फ्रेंच जो लैंग्वेज सीखने के लिए टाल देते हैं। यानी सी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, यानी सी यानी अब जो लैंग्वेज है जो पढ़ाई है वो क्या हो जाएगी, पुट ऑफ यानी बंद हो जाएगी, लर्निंग टिल टुमारो यानी कल तक है, जो फ्रेंच का जो अध्ययन है लर्निंग है वो कल तक क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। नाउ दोज फेलो, अब वो व्यक्ति, वेलो वो कौन से, जो जर्मनी से व्यक्ति आने वाले हैं, दोज फेलो यानी वो व्यक्ति आउट देयर विल हैव राइट टू से टू यू, अब उनके पास ये अधिकार है आपको कहने का, यानी जो व्यक्ति जर्मनी से आएंगे उनके पास ये राइट है, ये अधिकार है आपको कहने का। हाउ इट इज, ये क्या है। यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंचमैन एंड येट यू कैन नीदर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज, और वो आपसे कहेंगे कि यू प्रिटेंड, आप दिखावा करते हो या आप केवल है क्या फ्रेंच होने का केवल बहाना करते हो, दिखावा करते हो, प्रिटेंड यानी दिखावा करना, टू बी फ्रेंचमैन यानी आप एक फ्रेंचमैन होने का केवल दिखावा ही करते हो। एंड येट यू कैन, यानी अभी तक तुम न तो यानी नीदर स्पीक, न तो तुम फ्रेंच को बोल सकते हो, नॉर राइट, न तो आप लिख सकते हो, योर ओवन लैंग्वेज यानी आप अपनी खुद की भाषा को न तो अभी लिख सकते हो न ही बोल सकते हो, आप तो केवल इसका दिखावा करते हो कि हमें फ्रेंचमैन है। ये बात बोलने का उन व्यक्तियों को पूरा राइट होगा, अधिकार होगा। बट यू आर नॉट द वर्स्ट पुअर लिटिल फ्रेंच, लेकिन तुम एक नहीं हो पुअर यानी केवल तुम बेचारे, तुम केवल एक व्यक्ति नहीं हो जिसको ये फ्रेंच नहीं आती। वी हैव यानी आपके केवल अकेले की ये गलती नहीं है। वी हैव ऑल ए ग्रेट डील टू रिप्रोच और सेल्फ विथ, यानी हम सबका, वी हैव ऑल ग्रेट यानी हम सबका, रिप्रोच और सेल्फ यानी खुद के ऊपर है शर्म महसूस करने का करना चाहिए, यानी हम सबका कोई न कोई ये हमारे किसी न किसी प्रकार की हम सब की गलती है, यानी रिप्रोच और सेल्फ यानी हम सबको अपने ऊपर शर्म करनी चाहिए। Your parents were not anxious enough to have you learn,
और आपके पेरेंट्स है, आपके जो माता पिता है वो ज्यादा चिंतित नहीं है, पर्याप्त मात्रा में वो चिंता नहीं करते हैं। एंग्जियस यानी चिंता करना, यानी आपके जो माता पिता है वो तो वैसे ही चिंता नहीं करते हैं कि आप कितना पढ़ते हो, कितना सीखते हो, वो अपने आपके माता पिता तो वैसे भी आपकी चिंता करते भी नहीं है। They prefer to put you to work on a farm or at the mills, और वो प्रीफर करते हैं, प्रीफर्ड यानी क्या होता है, प्राथमिकता देना किसी चीज के ऊपर है, दूसरी चीज को प्रायोरिटी देना, उसको कहते हैं प्रीफर। यानी वो तो ये प्राथमिकता देते हैं कि पुट यू टू वर्क ऑन, यानी आपको किसी कार्य में धकेल दे या आपको कोई किसी कार्य में लगा दे। ऑन ए फार्म यानी खेत में, वो किसी फार्म में आपको लगा दे, और एट मिल्स या किसी मिल में आपको कार्य करने के लिए भेज दे। सो एज टू हैव ए लिटिल मोर मनी, ताकि आप थोड़े बहुत पैसे वो कमा सको। यानी आपको माता पिता को आपके पढ़ने की चिंता नहीं है, उनको तो यानी पढ़ाई से ज्यादा वो प्रायोरिटी है वो किसको देते हैं कि आपको कहीं कोई मिल में या किसी खेत में काम में लगा दे, ताकि थोड़े बहुत पैसे वो आप अर्न कर सको। एंड आई, और मैं भी, यानी मेरी भी इसमें गलती है, वो कहते हैं आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो, यानी मैंने हमेशा ब्लेम ऑल्सो, मैंने निंदा की है। हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन, यानी इसमें मेरी भी गलती है, मेरा भी ब्लेम है, दोष है क्या, यानी जब कभी भी आपको लेसन पढ़ाने की बजाय मैंने जो अपने जो गार्डन है उसमें आपको वाटर डालने के लिए भेज दिया था, फ्लोर्स में, यानी मैंने लेसन को पढ़ाने की बजाय जो मेरे पौधे हैं, फूल है, उसमें आपको पानी डालने के लिए ना भेजा होता तो आप हो सकता है आप भाषा वो सीख सकते थे। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग, और जब कभी भी मुझे फिशिंग के लिए जाना होता था, मछली लाने के लिए जाना होता था, डिड आई नॉट जस्ट गिव यू ए हॉलीडे, यानी क्या मैंने तुम्हें छुट्टी नहीं दी, यानी मेरे को कभी भी फिशिंग के लिए जाना होता तो मैं उस दिन आपको क्या कर देता, हॉलीडे कर देता, लेसन को पढ़ाने की बजाय। इसलिए इसमें मेरा भी दोष है। Then from one thing to another, और तब from one thing to another यानी एक बात से दूसरी बात है। एम हेमल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज, यानी जो एम हेमल है वो फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बता रहे हैं। saying that it was the most beautiful, अब वो कहते हैं एक बात फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में और है कि फ्रेंच लैंग्वेज है वो दुनिया की मोस्ट ब्यूटीफुल एंड सबसे सुंदर लैंग्वेज है। इन द वर्ड्स, यानी इनके शब्द देखो, द क्लियरेस्ट एंड द मोस्ट लॉजिकल, यानी जो फ्रेंच लैंग्वेज है वो सबसे क्लियर भाषा है, क्लियर लैंग्वेज है, और बहुत ही क्या है, लॉजिकल है लैंग्वेज है। That we must guide it among us and never forget it, because when a people are enslaved, as long as they hold fast to their language, it is as if they had the key to their prison। अब वो कहते हैं अगर we must guide among us, never forget, यानी हमें अपनी लैंग्वेज की रक्षा करने के लिए ये बात कभी भी नहीं भूलनी चाहिए, क्योंकि when people are enslaved, जब लोग कभी किसी भी व्यक्ति के या किसी भी देश के गुलाम हो जाते हैं, enslaved यानी गुलाम, यानी जब कभी भी कोई लोग या कोई देश अगर किसी दूसरे देश के गुलाम हो जाता है, तब as long as they hold fast to their language, अगर वहां के लोगों को अपनी भाषा के ऊपर, अपनी लैंग्वेज के ऊपर पकड़ है, यानी बढ़िया तरीके से उनकी लैंग्वेज के ऊपर पकड़ है, इट इज एज इफ दे हैड टू की टू देयर प्रिजन, यानी उनके पास अगर भाषा के ऊपर पकड़ है तो ये उनके लिए एक जेल में बंद व्यक्ति के पास उनकी चाबी के बराबर है। यानी कोई व्यक्ति जेल में बंद है और उस जेल की, प्रिजन की
चाबी उस व्यक्ति के पास है, यानी एकदम फ्री होने के बहुत ही ज्यादा चांसेस है। यानी अगर व्यक्ति को अपने लैंग्वेज के ऊपर पुल पकड़ है, अगर किसी दूसरे देश ने उनको गुलाम बना दिया, फिर भी वो उस व्यक्ति को जल्दी से आजाद होने का एकमात्र तरीका है। जैसे कोई व्यक्ति जेल में बंद है और उसके पास उसकी चाबी भी है। देन ही ओपनड ए ग्रामर, और फिर एम हेमल ने ग्रामर है जो सब्जेक्ट व्याकरण को खोला। एंड रीड अस ऑन लेसन, और जो लेसन है ग्रामर का पढ़ाना शुरू किया। आई वॉज अमेज्ड टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट, यानी अब फ्रेंच कहता है कि मैं आश्चर्यचकित था। क्यों? यानी मैं अमेज्ड था, मैं चकित रह गया। टू सी यानी देख के, हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट, यानी आज मुझे जो भी चीजें एम हेमल बता रहे थे सारी की सारी चीज मुझे समझ में आ रही थी। ऑल ही सेड सीम्ड सो इजी, जो भी वो एम हेमल बता रहे थे वो मुझे बिल्कुल आज आसान लग रही थी, इजी लग रही थी। सो इजी यानी इतनी इजी, आई थिंक टू that I had never listened so carefully, यानी आज मुझे इसलिए इजी लग रही है, हो सकता है मैंने इनको पहले कभी भी ध्यानपूर्वक केयरफुली यानी सावधानी से नहीं सुना होगा। आज मैं सावधानी से ये सारी चीजें सुन रहा हूं, इसलिए आज हो सकता है मुझे समझ में इसलिए आ रही होगी। And that he had never explained everything with so much patience, और हो सकता है कि एम हेमल ने ऐसा पहले कभी भी एक्सप्लेन नहीं किया होगा, इसलिए आज वो हर एक चीज को इतनी शानदार तरीके से पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ में एक्सप्लेन कर रहे हैं, इसलिए हो सकता है मुझे समझ में आ रही है। It seemed almost as if the poor man wanted to give us all he knew before going away. आज ऐसे लग रहा था जैसे द पुअर मैन यानी एम हेमल के बारे में बता रहे हैं कि ये बेचारे एम हेमल ऐसे लग रहा है कि वो आदमी हमें सब कुछ देना चाहता है जाने से पहले, यानी जितनी भी बातें वो आज के आज वो हमें जाने से पहले देना चाहता है। And to put it all into our heads at one stroke, और जो भी बातें हैं, जितनी भी बहुत सारी जो बातें हैं उनको एक ही साथ में हमारे माइंड में, हमारे सिर में घुसाना चाहता है। वन स्ट्रोक यानी एक साथ सारी चीजें अपने दिमाग में वो फिट करना चाहता है। आफ्टर द ग्रामर यानी ग्रामर के बाद में वी हैड लेसन इन राइटिंग, और हमारे राइटिंग की बारी आई, राइटिंग लेसन की बारी आई। दैट डे उस दिन एम हेमल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस, एम हेमल है वो हमारे लिए नई कॉपियां हैं वो लेके आए। रिटन इन ए ब्यूटीफुल राउंड हैंड, यानी उसके ऊपर एक है गोल राउंड में बहुत ही सुंदर तरीके से लिखा हुआ था फ्रेंड्स एल्सेक, यानी उसके ऊपर बहुत ही शानदार राउंड यानी गोल में लिखा हुआ था फ्रेंड्स एल्सेक, ऐसे शब्द बोली शानदार तरीके से लिखे हुए थे। They looked like little flags floating everywhere in the school room, और वो जो पुस्तकें थी, जो कॉपियां थी जिसके ऊपर फ्रेंच एल्सेक लिखा हुआ था, वो ऐसे लग रही थी कि मानो क्या लग रहा है, यानी लिटिल फ्लैग्स यानी छोटे छोटे फ्लैग है जो फ्लोटिंग यानी लहरा रहे हैं, एवरीवेयर यानी प्रत्येक जगह, इन द स्कूल रूम यानी स्कूल रूम में ऐसे लग रहा है मानो छोटे छोटे फ्लैग लगा दिए। यू ought to have seen how everyone set to work, आप ये देख सकते थे कि प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने कार्य में लगा हुआ था, यानी हर छोटे से बड़ा तक व्यक्ति सब अपने अपने कार्य में लगे हुए थे। एंड हाउ क्वाइट इट वाज, और कितनी शांति से यानी सारे के सारे चुपचाप अपने कार्य में लगे थे। The only sound was scratching of the pens, केवल एकमात्र आवाज आ रही थी स्क्रैचिंग की,
ओवर है स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स, यानी पेनों की जो जिस प्रकार पेन से लिखते हैं तो उस पेन की जो आवाज आती है, निब की जो आवाज आती है पेपर के ऊपर, उसकी आवाज आ रही थी, बाकी किसी भी चीज की आवाज नहीं आ रही थी। वंस सम बीटल्स फ्लाई इन, यानी कुछ जो छोटे छोटे चीज जो बेटल्स एंड इंसेक्ट्स यानी जो कीड़े होते हैं वो भी वहां पे फ्लाई कर रहे थे, उड़ रहे थे। बट नोबॉडी पेड एनी अटेंशन टू देम, लेकिन उन छोटे छोटे जो कीड़े हैं उन जीवों के ऊपर भी किसी ने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। अटेंशन यानी ध्यान, यानी उसके ऊपर भी किसी ने ध्यान नहीं दिया, सब अपना अपना कार्य कर रहे थे। नॉर इवन लिटिलेस्ट वन, यानी नॉर इवन द लिटिलेस्ट वन, यानी उस छोटे भी चीज के ऊपर भी ध्यान नहीं दिया। यहाँ लिटिलेस्ट वन का मतलब होता है पिजन के लिए आया, कबूतरों के लिए आया, यानी जहां तक छोटे छोटे कबूतर भी वहां थे, लेकिन उन कबूतरों के ऊपर भी किसी का ध्यान नहीं था। Who worked right on the tracing their fish hooks, यानी जो कबूतर है उनके लिए हु यानी जो, यानी कौन, लिटिलेस्ट वन, यानी जो पिजन्स थे वो वर्किंग राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स, वो भी ऐसे लग रहा था अपना कार्य कर रहे हैं। किस प्रकार? फिश हुक्स, ट्रेसिंग यानी उनके जो पैर होते हैं उनके बारे में, उनके जो पंजे होते हैं उनके बारे में कहा, यानी जो उसके पंजे हैं, फिश हुक यानी जो मछली पकड़ने का कांटा आता है उस प्रकार उनके जो नुकीले जो पैर है उनसे वो पिजन्स भी अपना कार्य कर रहे थे। एज इफ यानी ऐसे लग रहा था दैट वाज फ्रेंच टू, वो भी फ्रेंच भाषा में कुछ लिख रहे हैं, यानी अब उनको उनके कितनी संवेदनाएं, कितना इमोशंस होके कह रहा है कि भाई जो पिजन्स थे, कबूतर भी थे, वो भी चुपचाप अपना ऐसे पंजों से कार्य कर रहे थे, जैसो माना कि वो भी फ्रेंच लैंग्वेज सीख रहे हैं। ऑन द रूफ द पिजन्स कोड वेरी लो, यानी जो छत थी, रूफ थी, वहां पे जो पिजन्स है, कबूतर है, कुड यानी जो पिजन्स की वॉइस होती, आवाज होती है, बहुत ही धीमे से, लो में। I thought to myself, और मैंने ये सोचा, will they make them sing in German, even the pigeons, क्या वो लोग यानी क्या जर्मनी के जो लोग आएंगे क्या वो इन कबूतरों को भी फोर्स करेंगे, क्या उनको भी दबाव में डालेंगे, किसके लिए? जर्मन सीखने के लिए। यानी वो कहते हैं हमारे ऊपर तो उन्होंने अधिग्रहण कर लिया, उनका हमारे ऊपर तो दबाव डाल लिया कि भाई कल से आपको जर्मन पढ़नी पड़ेगी, क्या वो व्यक्ति इन कबूतरों को भी ऐसे कहेंगे कि भाई आपको कल से क्या पढ़नी पड़ेगी? जर्मन। इवन द पिजन्स यानी कबूतरों से भी। Whenever I looked up from my writing, I saw M. Hamel sitting motionless in his chair and gazing first at one thing. और वो कहता है जैसे ही मैं राइटिंग कर रहा था, अपना कार्य कर रहा था, राइटिंग करते करते मैंने ऊपर देखा तो मिस्टर हेमल है वो क्या कर रहे थे? सिटिंग यानी बैठे थे, मोशनलेस यानी बिल्कुल गतिहीन बैठे हुए थे अपनी चेयर के ऊपर, और गेजिंग, गेजिंग यानी होता है घूरना, यानी घूर रहे थे। फर्स्ट एट वन थिंग यानी किसी चीज के ऊपर एक एक चीज को देख रहे थे, किसी एक चीज के ऊपर घूर रहे थे। देन एट अनोदर, फिर किसी दूसरी चीज के ऊपर टक टक की नजर लगाकर देख रहे थे। यानी जैसे ही मैंने एम हेमल को देखा तो वो एक एक चीज को यानी बड़े बारीकी से देख रहे थे, एक को देखने के बाद फिर दूसरी चीज को देख रहे थे। एज इफ ऐसे लग रहा था मानो he wanted to fix in his mind just how everything looked in that little school room, ऐसे लग रहा था कि वो ये चाहते हैं कि जो भी चीज इस कमरे में है उन सब को इस प्रकार देख रहे थे जैसे कि अपने माइंड में उनको फिक्स कर रहे, उस दिमाग में उस चित्र की, उस कमरे की एक एक चीज की तस्वीर है वो अपने माइंड में फिक्स कर ले, ऐसा लग रहा था। Fancy, for 40 years he had been there in same place. कितना फैंसी यानी बहुत ही काश,
फॉर 40 ईयर्स यानी 40 साल। अब वो कल्पना, वो उनके ऊपर आश्चर्य कर रहा है कि 40 साल उन्होंने इस सेम प्लेस में, उसी स्थान पे उन्होंने दी है। किसने? एम ए हेमल ने। विथ हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो, यानी उस गार्डन में, गार्डन के बाहर जो खिड़की लगी हुई है, एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, यानी उसके सामने ही उनका क्लासरूम है जिसमें उन्होंने 40 साल बिताए। जस्ट लाइक दैट ओनली दैट, यानी अब वो कहता है जस्ट लाइक दैट ओनली द डेस्क एंड बेंचेज हैड बीन वार्म स्मूथ, यानी 40 साल में और कुछ भी वहां बदलाव नहीं हुआ, केवल जो डेस्क थी, जो बेंचे थी, वो कैसी हो गई थी? बैठ बैठ के स्मूथ हो गई थी, चिकनी हो गई थी। द वॉलनट ट्री, जो अखरोट का पेड़ है बाहर लगा हुआ वॉलनट ट्री है, वो क्या हो गया था? इन द गार्डन वर टॉलर, वो बड़ा हो गया था। एंड हॉपवाइन दैट हैड प्लांटेड हिमसेल्फ, और जो हॉपवाइन है, हॉपवाइन यानी जो बेल, जिसको उन्होंने खुद अपने आप लगाई थी। ट्विंड अबाउट द विंडोज टू द रूफ, यानी जो हॉपवाइन थी जिसको एम हेमल ने खुद ने लगाया था, वो अब बड़ी होके, विंडो से बड़ी होके कहां पे चली गई है? रूफ पे चली गई, यानी छत के ऊपर चली गई है। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल, यानी उनको कितना बुरा लग रहा होगा, उसके जो हार्ट में, उसके जो मन में कितना दर्द होता होगा जब उनको ये सारी चीजें छोड़नी पड़ेगी, लीव करनी पड़ेगी। पुअर मैन, बेचारे आदमी। To hear his sister moving about in the room above packing their trunks, और उसको ये आवाज आ रही थी, यानी उनका जो एम हेमल का जो रहने का घर है वो ऊपर ही था, नीचे क्लास चलती थी, ऊपर उनका घर है। तो एम हेमल की जो सिस्टर है वो मूविंग कर रही थी, इधर उधर काम कर रही थी। अबाउट इन रूम, यानी ऊपर जो उनका रूम था, उस रूम में एम हेमल की सिस्टर भी काम कर रही थी। क्या काम कर रही थी? पैकिंग देयर ट्रंक्स, यानी उनका सामान पैक कर रही थी। फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, यानी क्यों सामान पैक कर रही थी? अगली सुबह उनको ये देश छोड़ना था, यानी किसको? फ्रेंच को छोड़ना था। But he had the courage to hear every lesson to very last, लेकिन उसमें बहुत सारा करेज था, बहुत सारी हिम्मत थी। किसकी? टू हियर, यानी सुनने की। एवरी लेसन, यानी प्रत्येक लेसन को वो बड़े ध्यान से सुन रहे थे। लास्ट तक हर एक स्टूडेंट से प्रश्न पूछ रहे थे, उनका उत्तर बड़ा ध्यान से वापस सुन रहे थे, यानी वो उनके उसमें बहुत ही करेज था, साहस था। आफ्टर द राइटिंग, यानी लिखने, राइटिंग के बाद, वी हैड ए लेसन इन हिस्ट्री, यानी हिस्ट्री की जो बारी आई। वी हैड ए लेसन इन हिस्ट्री, यानी हिस्ट्री की बारी आई। एंड देन द बॉबीज स्टंटेड देयर, यानी वहां पे बेबीज, यानी जो बच्चे हैं वो स्टंटेड, यानी बोल रहे थे देयर बा बे बी बो बू, यानी जो छोटे छोटे बच्चे हैं बेबी, वो क्या बोल रहे थे? छोटे छोटे जो बेबीज है वो स्टंटेड देयर है बा बे बी बो बू, यानी ऐसी आवाज आ रही थी। Down there at the back of the room, old Hauser had put on his spectacles and holding his primer in a both hand, spelled the letter with them, यानी जो छोटे बच्चे थे पीछे, ये बा बे बी बो बू, यानी ये फ्रेंच भाषा के जो शुरुआती अक्षर होते हैं वो सीख रहे थे, और उनके सीखने की ऐसी आवाज आ रही थी। यानी बैक ऑफ द रूम, यानी रूम के पीछे की साइड जो बच्चे बैठे थे, ऐसी आवाज आ रही थी। ओल्ड हॉसर, यानी जो ओल्ड हॉसर थे वो भी पीछे बैठे थे। हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टल्स, यानी जो चश्मा है उनको उतारा।
एंड होल्डिंग हिज प्राइमर, और जो अपनी प्राइमर यानी वो प्राथमिक पुस्तक की उसको होल्ड किया, इन बोथ हैंड्स यानी दोनों हाथों में उनको होल्ड करके रखा, पकड़ के रखा, स्पेल्ड द लेटर विथ देम, स्पेल्ड यानी दोहरान कर रहे थे, बोल रहे थे उन लेटर को, उन किसके साथ में, इन बच्चों के साथ में, ये जो अक्षर है वो दोहरान कर रहे थे, वो कौन है, ओल्ड होसर। यू कुड सी दैट ही टू, आप देख सकते हो ये कैसा, यानी ये कैसा दृश्य है आप देख सकते हैं। was crying, his voice was crying, his voice trembled with emotion, and it was so funny hear him that we all wanted to laugh and crying, यानी जो was crying his voice यानी अपनी जो आवाज में crying चिल्ला रहे थे, trembled with emotion यानी इमोशन के साथ में, उस भावनाओं के साथ में वो trembled कर रहे थे, and it was so funny, ये इतना फनी लग रहा था, hear him that यानी उसको सुनने में वो इतना फनी भी लग रहा था, we all wanted to laugh and cry यानी मुझे ये जो चीजें थी वो इतनी इमोशन लग रही थी, इतनी मुझे शानदार लग रही थी, जैसे मुझे उसके ऊपर हंसी भी आ रही थी और रोना भी आ रहा था, यह फ्रेंच कहता है। हाउ वेल आई रिमेम्बर इट यानी मैं इसको कैसे भूल सकता हूं, यानी ये जो बातें हैं मैं इनको कभी नहीं भूल सकता। दैट लास्ट लेसन की है, लास्ट लेसन है यानी ये चीजें मेरे हमेशा ध्यान में रहेगी। एट ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12 और जितने में जो चर्च की जो घंटी है वो स्ट्रक 12 है यानी जब 12 बजे का समय होता है तो चर्च की घंटी है वो बजी। देन द एंगल्स यानी एंगल्स जो चर्च की घंटी होती है दिन में 3 टाइम बजती है, तो 12 बजे का जो समय था दिन का उस समय जो चर्च की घंटी है वो बजी। एट द सेम मोमेंट और उसी क्षण द ट्रम्पेट्स ऑफ पर्सियन, ट्रम्पेट्स एक वाद्य यंत्र होता है यानी जो ट्रम्पेट्स वाद्य यंत्र है किसके द्वारा बजाया जा रहा था, पर्सियन यानी पर्सिया की सेना के द्वारा। रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल यानी वो ड्रिलिंग यानी अभ्यास से वापस आ रहे थे। हमने देखा था कि जो पर्सिया की सेना है कहां पे, 100 मील के आगे यानी उस लकड़ी के जो कारखाने के पीछे का जो ओपन खेत है वहां पे पर्सिया की सेना क्या कर रही थी, ड्रिल कर रही थी। तो जैसे ही चर्च का समय हुआ 12 बजे का तो पर्सिया की जो सेना है, सोल्जर्स है, वो ट्रम्पेट्स बजाते हुए अपने जो मॉक ड्रिल से वापस आ रहे हैं। साउंडेड अंडर ओवर विंडो यानी साउंडेड यानी आवाज आ रही थी, ओवर विंडो यानी हमारी खिड़की तक उन सैनिकों के उस ट्रम्पेट्स की आवाज आ रही थी। एम हेमल स्टूड अप, एम हेमल खड़े हो गए। वेरी पेल वो बहुत ही पीले दिख रहे थे, मानो बहुत ही गंभीर है, बहुत ही दुख में है। इन हिज चेयर यानी अपनी कुर्सी से खड़े हो गए। आई नेवर सा हिम लुक सो टॉल, मैंने उनको इतना गंभीर या इतना जो ग्रेव है उस मुद्रा में मैंने उनको कभी नहीं देखा था, यानी पहली बार इतना गंभीर, इतना जो साहसी उसके मन में है वो पहली बार है एम हेमल के ऊपर है दिख रहा था। माई फ्रेंड्स मेरे मित्रों, सेड ही उन्होंने कहा, एम हेमल ने कहा माई फ्रेंड्स मेरे फ्रेंड्स, आई मैं, उसके बाद उनकी जो आवाज है वो बिल्कुल रुक गई। बट समथिंग चॉक्ड हिम यानी उसकी जो आवाज है वो बैठ गई, चौक हो गई। ही कुड नॉट गो ऑन, वो आगे कुछ भी नहीं बोल पाए। देन ही रिटर्न टू द ब्लैक बोर्ड, तब वो वापस ब्लैक बोर्ड की ओर मुड़े। टुक ए पीस ऑफ चौक, चौक का एक टुकड़ा लिया। एंड बियरिंग ऑन विथ ऑल हिज माइट, और अपनी पूरी शक्ति के साथ में उस बोर्ड के ऊपर है, ब्लैक बोर्ड के ऊपर है, लिखना शुरू किया। ही रॉट एज लार्ज एज ही कुड,
यानी उन्होंने लिखा जितना बड़ा, एक बहुत ही बड़ा लिखा, जितना बड़ा वो लिख सकते थे। वीवा ला फ्रांस। वीवा ला फ्रांस का मतलब क्या होता है? लॉन्ग लिव फ्रांस। यानी उन्होंने लास्ट में बस एक ही शब्द लिखा, वीवे ला फ्रांस, यानी फ्रांस से अमर रहे, फ्रांस से अमर रहे। इसके साथ में उन्होंने अपनी कक्षा है उनको क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। Then he stopped and leaned his head against the wall। और तब वो रुके और अपना जो हेड है उसको कहां पे घुमाया? उस दीवार की तरफ घुमाया, वॉल की तरफ घुमाया। एंड विदाउट ए वर्ड, बिना किसी शब्द के, ही मेड ए गेस्चर, उन्होंने केवल गेस्चर यानी संकेत देना, केवल उन्होंने संकेत मात्र दिया। टू अस विथ ए हिज हैंड, यानी अपने हाथों से केवल उन्होंने इशारा किया। स्कूल इज डिसमिस्ड, यानी स्कूल है वो समाप्त हो गई। यू मे गो, आप जा सकते हो, स्कूल है वो समाप्त हो गई है, आप घर जा सकते हो। तो इसके साथ में जो आपका चैप्टर है, द लास्ट लेसन है, वो समाप्त हो जाता है। इनके जो प्रश्न उत्तर है वो अपने अगली क्लास में करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।